Hello everyone, this is Sanju Chavda over here. Welcome to you all. Today I am going to discuss about few word problems related to the pair of linear equations and two variables from the NCERT book. Now these are the few word problems where we'll be framing out the pair of linear equations initially and then we'll be solving these equations. You can solve these equations using any of the methods as per your choice, whichever you feel comfortable. Okay, but here I am going to use the elimination method. Let's get started. The first question, the sum of two-digit number. There's a two-digit number. Let's say two-digit number है, tens place and the ones place will be there, and the number obtained by reversing the digits. We have a two-digit number, then we are reversing the digits. We are getting the sum as 66. If these digits of the number differ by 2, find the number. In order to find out the number, let's just see. You have a two-digit number, tens place and a ones place. Let's say I'm taking this place as x and this place as y. So first of all, you will be assuming it. Let the digit at ones place be x and that at tens place be y, isn't it? Now if I talk about the original number, what will be the original number? For an example, you have a number 25. 25 means what? 2 into 10 plus 5 into 1, isn't it? जो टेंस प्लेस होती है वो 10 से मल्टीप्लाई होती है, जो वंस प्लेस होती है वो 1 से मल्टीप्लाई होती है. तो दैट मीन्स 10 इंटू वाई प्लस 1 इंटू एक्स, और वी कैन से 10y प्लस एक्स. टू डिजिट नंबर तो ये हो गया, द नंबर ये हो जाएगा. उसके बाद कह रहे हैं नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स. नाउ द रिवर्स्ड नंबर, दैट मीन्स इन टेंस प्लेस पे आपके पास x आ जाएगा और y वंस प्लेस पे y आ जाएगा. डिजिट्स रिवर्स होगी, जो टेंस प्लेस पे है वो वंस प्लेस पे आ गया, जो वंस प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे आ गया. तो ये हो गया 10x प्लस वाई. आई होप इट इज़ क्लियर. अब फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे थे द सम ऑफ, इसका सम और इसका सम कितना है? 66 है. तो दैट मीन्स 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल टू 66, और वी कैन से 11x प्लस 11y इक्वल टू 66. वैसे भी जब भी टू डिजिट नंबर की बात हो और रिवर्स डिजिट्स होती है ना, तो सम हमेशा किसके इक्वल आता है? 11 के मल्टीपल के इक्वल. और अगर डिफरेंस की बात करोगे ना, तो वो डिफरेंस हमेशा 9 का मल्टीपल होता है. यहाँ से अगर हमने ऊपर 11 कॉमन ले लिया तो ये क्या इतना हो गया? 66. तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 66 अपॉन 11, विच इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6. आई होप इट इज़ क्लियर. अभी यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, ठीक है. अब उसके बाद कह रहे हैं इफ़ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर डिफर बाय 2. अब दोनों डिजिट्स का डिफरेंस जो है ना वो 2 है. अब ये नहीं पता कि टेंस प्लेस पे बड़ा है या वंस प्लेस पे बड़ा है. तो दे आर गोइंग टू बी टू केसेस. केस 1 जहाँ पे हम y को ग्रेटर दैन x लें. केस 2 जहाँ पे हम x को ग्रेटर दैन y लें. क्योंकि डिफरेंस की बात होती है तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं. ये डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 2. यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2. ये हमारी चॉइस है कि हम किसको बढ़ा लें, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सी प्लेस पे डिजिट ग्रेटर है. तो इसीलिए हमें दोनों केसेस को लेना पड़ेगा. लेट्स से दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड. फर्स्ट इक्वेशन दोनों केसेस के लिए सेम रहेगी. यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 6. और यहाँ पे कितना आया? माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2. इसे सॉल्व कर लेते हैं. कैंसिल हो गया. 2y इक्वल टू कितना हो गया? ये 8. y की वैल्यू कितनी आई? 4. अगर y की वैल्यू 4 आई तो यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस 4 इक्वल टू 6 है. तो x की वैल्यू कितनी हुई? 2. इजंट इट? यहाँ पे ठीक है. अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है तो आपके पास नंबर क्या होगा? ओरिजिनल नंबर कितना आएगा आपके पास? 10 इंटू ये रहा 10 इंटू वाई, दैट इज़ 10 इंटू 4 40 प्लस 2, दैट इज़ गोइंग टू बी 42. आई होप इट इज़ क्लियर. ये केस वो होता है जहाँ पे आपकी टेंस प्लेस की डिजिट मतलब y वॉज ग्रेटर दैन दी x. अब दूसरा केस देख लेते हैं. ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन दोनों में सेम रहेगी. x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2. ऐड कर दिया, ये हो गया 2x
इक्वल टू कितना हुआ 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर x 4 है तो इसका मतलब y कितना होगा 4 + y = 6, मतलब y = 2। तो ओरिजिनल नंबर कितना आया, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर, इट इज़ गोइंग टू बी 10 × y, 20 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 24। सो इन केस अगर हमारे पास डिजिट्स का डिफरेंस दिया हुआ है, अब ये तो स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सा बड़ा, तो आपको दोनों केसेस लेने पड़ेंगे और फर्स्ट इक्वेशन दोनों में सेम रहेगी। यहाँ पे मैंने फिर से कौन सा मेथड यूज़ किया है, एलिमिनेशन मेथड, बाकी आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या आ गए हमारे पास, क्या नंबर्स आ रहे हैं 42 और 24, ठीक है। अब पूछ रहे हैं हाउ मेनी सच नंबर्स आते हैं, कितने नंबर्स आए हमारे पास, देयर आर 2 such numbers, that is 42 and 24। अगर वहाँ पे कंडीशन लिखी होती कि हाँ 10th प्लेस वाले को ही बड़ा लेना है तो सिर्फ ये वाला पार्ट होता, तो 1 ही नंबर आता विच इज़ 42। अगर बोलते कि सिर्फ 1st प्लेस वाली जो डिजिट है वो ग्रेटर है तो ये वाला केस आता। अभी फ़िलहाल वहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं था तो दोनों केसेस आएंगे और आई हैविंग 2 such numbers, that is 42 and 24। Okay, now let's see the next one. The questions that I have taken over here for the discussion are quite important, so please do it very carefully. Now the question is, a lending library has a fixed charge for the first 3 days। first 3 days के लिए तो आपको एक fixed charge पे करना है and an additional charge for each day thereafter। मतलब first 3 days में तो fixed देना है और फिर आफ्टर 3 days आपको क्या कह रहे हैं, वो पर डे का चार्ज लगेगा या चार्ज पर डे, ठीक है। अब कह रहे हैं सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। पहली बात तो हमारे को फिक्स चार्ज नहीं पता, हमें फाइंड आउट भी यही करना है, फिक्स चार्ज करना है एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, मतलब ईच एक्स्ट्रा डे मतलब चार्ज पर डे और फिक्स चार्ज। पहले तो इन्हीं को एज्यूम कर लेते हैं। Let the fixed charge be ₹X and that of the charge per day thereafter is ₹Y, is ₹Y, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, पहला केस क्या है, सरिता पेड 27, टोटल कितना अमाउंट पे कर रही है वो 27 रुपीज़ पे कर रही है फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। टोटल डेज हमारे पास 7 है। 7 को आप कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो, 3 दिन प्लस 4 दिन, 3 + 4 विल गिव यू 7। तो इसका मतलब 7 days इजंट इट। तो पहले 3 दिन के लिए तो यू हैव टू पे X रुपीज़, वो X एज इट इज़ रहेगा, उसे 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो फिक्स्ड है। पहले 3 दिन के लिए यू हैव टू पे ₹X प्लस साथ में क्या देना पड़ा, 4 days के लिए, 1 day के लिए यू हैव टू पे Y रुपीज़, तो 4 days के लिए कितना हो जाएगा 4Y। सो ये क्या बनी X + 4Y = 27। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज व्हाइल सुसी पेड ₹21, कितने रुपीज़ पे कर रही है वो 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। अब 5 days को कैसे लिख सकते हैं, 5 days का मतलब क्या है, 3 तो फिक्स्ड ही है प्लस 2, तो इसका मतलब पहले X आया फिर 2 × Y हो जाएगा और आई कैन से X + 2Y = 21। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है। 7 थे, 7 days में से पहले 3 days के लिए फिक्स चार्ज X था, बाद के 4 days के लिए ही पर डे का चार्ज लगेगा। 1 day पे यू हैव टू पे ₹Y, तो 4 days के लिए ऑब्वियसली यू विल पे 4Y। आई होप इट इज़ क्लियर। Similarly over here, first equation, second equation, again I am using an elimination method, X + 4Y = 27 और दूसरी है X + 2Y = 21। अब यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, साइन रिवर्सल हो जाएगा, कैंसिल। विच मेथड आर वी यूजिंग, एलिमिनेशन, ठीक है। यहाँ पे 2Y = कितना आया 6, Y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब y की वैल्यू 3 है, आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते सकते हो। नाउ पुट y = 3 इन
equation 1, we get what? X plus 4 into 3 equal to 27, that is x plus 12 equal to 27. x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 27 minus 12 which is equals to 15. I hope it is clear. Thus the fixed charge is rupees 15 and the charge for each extra day is y rupees को क्या लिखेंगे? And the charge for each extra day is rupees 3. I hope it is clear to you people. बस यहाँ पे ध्यान रखना कि फर्स्ट 3 डेज़ के लिए फिक्स्ड है, उसे x ले लिया और हर एक दिन का है बाद में, मतलब पर डे का चार्ज है वो, ठीक है। अगर 4 डेज़ बचेंगे तो हम क्या करेंगे? 4 into y कर देंगे। 5 डेज़ बचते तो वी वुड हैव डन व्हाट? 5 into y. Now the next question, this is very important question. Places A and B are 100 kilometer apart. There are two places. This is, let's say, A place. This is B place. The distance between these two places is 100 kilometer. ठीक है, ये distance दिया हुआ है. One car starts from A and other from B at the same time. ठीक है, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं. इफ़ दे ट्रैवल इन दी सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड्स, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, अगर बी भी ऐसे मूव कर रहा है और ए भी ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, इस केस में अगर दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब ऐसी, अगर ये या तो ये समझ लो कि दोनों राइट हैंड साइड जा रही हैं, या ये समझ सकते हैं दोनों लेफ्ट हैंड साइड जा रही हैं, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दोनों की डायरेक्शन सेम है. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और जो पीछे होता है, जब तक उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होगी तब तक तो वो मिल भी नहीं सकते. और यहाँ पे अगर देखा जाए, जब सेम डायरेक्शन में है तो उन्हें टाइम ज़्यादा लगेगा ना, ऑब्वियसली. अगर उन्हें मिलना है तो उन्हें टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक चल रहा है उसके साथ साथ दूसरा भी पीछे से चल रहा है, बट पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा होगी तो भी वो मिल पाएगा. इफ़ यू लुक एट दी सेम डायरेक्शन केस, तो हमारे पास क्या होता है, जो टाइम टेकन होता है इट इज़ क्वाइट हाई, है ना. तो इसीलिए जब टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होगी? बहुत इम्पॉर्टेंट है. दिस इज़ द रिलेटिव स्पीड इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, अभी रिलेटिव स्पीड इन द सेम डायरेक्शन की अगर बात करें तो वो डिफरेंस आएगा, ठीक है. पर इसमें अगर देखा जाए तो हमें यही नहीं पता कि ए और बी की स्पीड क्या है, तो पहले वही अज्यूम करना पड़ेगा. लेट द स्पीड of cars be x kilometer per hour and y kilometer per hour, which are starting from A and B respectively. ठीक है, अगर हम बात करें तो कार्स हैं, ठीक है, एक की स्पीड x ले ली और एक की स्पीड हमने क्या ले ली? y ले ली. ठीक है, मैंने कहा a की स्पीड तो x है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, और y की मैंने बोला कि y किलोमीटर पर आवर है. ठीक है, अब हमने ये ले लिया कि दोनों की स्पीड पता चल गई. अगर एक के पीछे दूसरा होता है, जब तक पीछे वाले की, मतलब इसकी स्पीड जो पीछे है, ए पॉइंट से जो चल रहा है उसकी स्पीड किससे ज़्यादा होनी चाहिए? जो पी पॉइंट से चल रहा है. जब ये ज़्यादा होगी तभी वो मिल पाएंगे, बट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इन्हें टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे होते तो जल्दी मिल जाते. तो इसका मतलब अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड क्या होगी? कम होगी. अगर रिलेटिव स्पीड की बात करी जाए तो वो कम होगी, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? डिफरेंस. आई होप इट इज़ क्लियर. ठीक है, ऐसी अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट में बात करें, पहले यहाँ से देख लेते हैं. रिलेटिव स्पीड क्या होगी? डिफरेंस. इफ़ द कार ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स. अगर टाइम की बात की जाए, टाइम किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अगर सेम डायरेक्शन में टाइम टेकन कितना दिया हुआ है? 5. डिस्टेंस कितना है? 100. रिलेटिव डिस्टेंस लेते हैं कि इनके बीच में कंपैरेटिव डिस्टेंस है. ठीक है,
तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 100/5 विच इज़ इक्वल्स टू 20 और आई कैन से x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 फर्स्ट इक्वेशन इज इट. नाउ द नेक्स्ट वन. अब कह रहे हैं इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर रिलेटिव स्पीड इन द ऑपोजिट. टूवर्ड्स ईच अदर मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है. अगर हम बात करें ये एक पॉइंट है ए और एक ये पॉइंट है बी. ठीक है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है. ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है. दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो ये जल्दी मिलेंगे तो इनकी रिलेटिव स्पीड, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा है. ज़्यादा कब हो सकती है, जब एडिशन हो रहा हो. तो x प्लस वाई आ गया. अभी टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे, 1 आवर लग रहा है. ठीक है, डिस्टेंस 100 किलोमीटर की ही डिस्टेंस है बीच में इनके. x प्लस वाई ग्रेजुअली वो कम होगा बट रिलेटिव डिस्टेंस इनिशियली कितना है, 100 है. ठीक है, x प्लस वाई कितना हो गया यहाँ से इक्वल टू 100. दिस इज़ दी सेकेंड इक्वेशन. अब हमने दो इक्वेशंस बना ली. एक इक्वेशन बनी क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 20 और दूसरी बनी x प्लस वाई इक्वल टू 100. अभी दो इक्वेशंस बना ली तो अब हमें क्या निकालना है, रिलेटिव स्पीड्स निकालनी है, x और y की वैल्यूज़ निकालनी है. तो वी आर गोइंग टू यूज़ एन एलिमिनेशन मेथड ओवर हियर. x प्लस वाई इक्वल टू 100 और x माइनस वाई इक्वल टू 20. ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू 120. x की वैल्यू कितनी आ गई, 60. अब x की वैल्यू 60 आ गया है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेकेंड में रख देते हैं. नाउ पुट x इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 2. ठीक है, तो कितना आ गया, 60 प्लस वाई इक्वल टू 100. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 40. अभी हमारे पास x कितना आ रहा है, 60 और y कितना आ रहा है, 40. ये क्या है, स्पीड्स हैं, तो ये किलोमीटर पर आवर में आएंगी. व्हाट आर दी स्पीड्स, दस दी स्पीड्स ऑफ द टू कार्स are 60 kilometer per hour and 40 kilometer per hour. I hope it is clear. इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड सम होती है और अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, डिफरेंस. मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर रिलेटिव स्पीड की बात की जाए इन द सेम डायरेक्शन x माइनस वाई मतलब टाइम ज़्यादा लगता है तो स्पीड कम होती है. स्पीड कम मतलब डिफरेंस, और जो पीछे है जो पीछे है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी. रिलेटिव स्पीड अगर हम बात करें इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो ऑपोजिट डायरेक्शन में उन्हें टाइम कम है, इसका मतलब स्पीड ज़्यादा है. स्पीड ज़्यादा कब होगी, जब वो सम होगी. आई होप इट इज़ क्लियर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. One more question for you people now. The last one. The area of a rectangle gets reduced by 9 square units. ठीक है. If its length is reduced by 5 units and the breadth is increased by 3. अब क्या इनिशियली लेंथ है या ब्रेथ है वो कुछ भी नहीं पता है और हमें यही निकालना है. एंड में भी ये लिखा हुआ है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल. डायमेंशंस का मतलब क्या है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ और ब्रेथ है वो हमें फाइंड आउट करनी है. अगर हमें लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना है तो पहले तो उसे ज्यूम ही कर लेते हैं. लेट दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल be x and y units respectively. ठीक है, तो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है विच इज़ x इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू xy. आई होप इट इज़ क्लियर. आप कह रहे हैं द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय, कितने से कम हो रहा है, रिड्यूस्ड बाय का मतलब होता है कि इतने का कम कर दो, इंक्रीज बाय या प्लस कर दो. अभी रिड्यूस्ड की बात हो रही है तो माइनस हो रहा है, कितने का माइनस हो रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट्स का. ठीक है, इसमें से माइनस कर दिया. कब हो रहा है, व्हेन इट्स लेंथ इज़ रिड्यूस्ड, मतलब लेंथ क्या थी, x थी, रिड्यूस कितने से हुई थी, 5 से. मल्टीप्लाई होता है ना एरिया में, क्योंकि
ठीक है ना। इधर हमने एरिया लिया तो इधर भी एरिया ही आएगा। ये आपका न्यू एरिया है, पहले वाले एरिया में से 9 कम हुआ तो ये आपका न्यू एरिया है। कब आ रहा है ये वाला एरिया? जब लेंथ इतने से कम हुई। और ब्रेथ का क्या रहा? व्हेन द ब्रेथ इज़ इंक्रीज्ड बाय 3, मतलब प्लस हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर। ये दोनों साइड आपने एरियाज़ को इक्वेट किया। वी आर इक्वेटिंग एरियाज़, है ना, हमने एरियाज़ को इक्वेट किया है। ध्यान से देखिएगा, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। लेंथ इनटू ब्रेथ विल गिव यू एरिया। अभी इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? x पहले y से हुआ तो xy माइनस 5y, ठीक है। फिर x 3 से हुआ प्लस 3x माइनस का 15। ये xy से गया, xy कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर हम इसे सब कुछ एक साइड ले जाएंगे, माइनस 3x प्लस 5y, ठीक है, इक्वल टू माइनस 15 प्लस 9 राइट हैंड साइड आके माइनस 6 बन गया, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बना दिया ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब नेक्स्ट पार्ट देखना, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय, अगर हमने लेंथ कितने से इंक्रीज कर दी? 3 से। ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, मतलब ब्रेथ को भी क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। द एरिया इंक्रीजेज बाय, एरिया है पहले वाला, पहला एरिया कितना था? XY था, कितने से इंक्रीज हुआ? 67 से, ठीक है। अभी भी एरियाज ही तो इक्वेट किया हमने, ये मल्टीप्लाई कर लो। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कितना आया? 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, उधर जाके 61 बन गया, ठीक है। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। सो वी हैव गॉट द 2 इक्वेशंस नाउ। द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? पहली इक्वेशन आई माइनस का 3x प्लस 5y इक्वल टू माइनस 6, और दूसरी आई 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। आई विल बी सॉल्विंग दीज इक्वेशंस यूजिंग एन एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे देखो 2 है कोफिशिएंट, वहाँ पे 3 है, तो इस पूरी इक्वेशन को तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ किससे? 3 से। ये आया माइनस का 6x, पोस्ट लिख रही हूँ पहले, प्लस 10y इक्वल टू माइनस का 12, ये हुआ 6x प्लस 9y इक्वल टू 183। ये ऐड कर दिया, ये 19y इक्वल टू कितना आया? 1। यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, कितना आ जाएगा? 171/19 विच इज़ इक्वल्स टू 9 टाइम्स। y की वैल्यू 9 आ गई। नाउ पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 2, ठीक है, या 1 जिसमें मर्जी रख दो। 2x प्लस 3 इंटू 9 61 इक्वल टू 61। 61 माइनस 27, ये आ गया 34 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 17। x की वैल्यू 17 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। 10 द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल आर, लेंथ कितना आया? लेंथ आपके पास x थी, x की वैल्यू कितनी आ गई? 17 यूनिट्स। एंड ब्रेथ, आपके पास ब्रेथ क्या है? y है ना, y कितना आया? 9 यूनिट्स। सो हमारे पास डायमेंशंस निकालनी थी, लेंथ आ गई 17 यूनिट्स और ब्रेथ आ गई 9 यूनिट्स। I hope the questions are clear to you people. That's all for today. Thank you. Thanks for watching my video. Bye. Take care.